हेलो हाय नमस्कार खुदा हाफिज़ सत श्री अकाल राम राम वट एवर यू कनेक्टेड विथ। इसी तरह हम जो क्लास 9th का चैप्टर चला रहे हैं, तो आज हम क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स का। पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं, पॉलिटिक कोई भी बोल सकते हैं। उसी का एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है उसका? पावर शेयरिंग। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए व्हाट इज पावर, देन व्हाट इज शेयरिंग। एज वी आर ह्यूमन बींग्स वी हैव सर्टेन पावर। हम सभी के पास अलग अलग पावर्स है। किसी के पास कम पावर है, किसी के पास ज़्यादा पावर है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। लेकिन इधर हम लोग खास करके पॉलिटिकल पावर्स के बारे में बात करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल रीजनल गवर्नमेंट्स या प्राइम मिनिस्टर या स्टेट में आप लोग बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर, सभी का अलग अलग पावर्स है। इस पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे। शेयरिंग मतलब किस तरह एक गवर्नमेंट्स ने अपने पावर को अलग अलग तरीके से शेयर करता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोग को सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखाया हूँ व्हाट इज पावर शेयरिंग, खास करके व्हाट इज पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल, इधर मैं लिख रहा हूँ लेवल माइंडेड, इसको याद रखिएगा। व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। जब पावर को अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के द्वारा, जैसे कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में आप लोग बता रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, रीजनल गवर्नमेंट्स, रीजनल गवर्नमेंट्स ऑल्सो इज नोन एज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, उस पावर के बीच में अगर डिफरेंट दिखाया जाए तो उसको पावर शेयरिंग बताया जाएगा। उसी तरह मैं आप लोग को बताया हूँ ऑर्गन्स बोलने से ये आप लोग को द गवर्नमेंट्स हैव 3 ऑर्गन्स, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इट मीन्स द लेजिस्लेटिव बॉडी हैव ए पावर टू मेक ए रूल, टू फॉर्म ए रूल बनाने का हक है लेजिस्लेटिव। और एग्जीक्यूटिव उसको क्या करेगा? ये रूल बनाएगा, मेक रूल में लिख रहा हूं। उसी तरह एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? फॉलो, उसी रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। और जुडिशियरी क्या करेगा? गाइडेंस करेगा। ये क्या करेगा? गाइडेंस करेगा। इस चैप्टर के बारे में, इसके बारे में यानी कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स और लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में हम इसी चैप्टर में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट्स में हम लोग आसानी से इसको पढ़ेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन को आसानी से समझना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग। व्हेन पावर को जब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के माध्यम से, आप लोग को और एक बता दूं तो गवर्नमेंट्स के पास 3 लिस्ट है। वन इज यूनियन और सेंट्रल लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट, जो दोनों मिलकर करते हैं। इसी तरह पावर को शेयर किया जाएगा। तो क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों, पावर को शेयर क्यों किया जाना चाहिए और ऐसा क्यों करते हैं। सपोज टू दैट एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एक स्कूल चलता है, तो स्कूल में डायरेक्टर का अलग रूल है और प्रिंसिपल का अलग रूल है, क्लास टीचर्स का अलग रूल है, क्लास हेड बॉय और हेड गर्ल्स का अलग रूल है। सभी का पावर अलग अलग दे दिए हैं, सब अपने ही दायरे के अंदर में रह के काम करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा करने से स्मूथली एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक संस्था आसानी से चल सकता है। तो हमें पावर को शेयर करके चलना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ग्रास रूट लेवल से उस प्रोसेस को काम में लाना है तो पावर को शेयर करना बहुत जरूरी है। इसको और आसानी से समझने के लिए आपके बुक में दिया हुआ जो 2 एग्जाम्पल्स है उसको आसानी से पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद किस तरह आसानी से उसको याद रखेंगे उसको आइए देखते हैं। नंबर 1 एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। बेल्जियम के बारे में एक चीज थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। मैं जो चीज को लिखा हूँ आप लोग लिख लेंगे, लेकिन पहले वीडियो को सुन लीजिए। सुनने के बाद आप लोग लिख लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छे बनेगी। उसके बाद आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आप लोग का रिवाइज तरह हो जाएगा, और बहुत एग्जाम में जो भी कुछ क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है? सबसे पहले बेल्जियम। जो बेल्जियम है, बेल्जियम एक यूरोपियन नेशन है। आप लोग जानते हैं एशिया और यूरोप ये सब 7 कॉन्टिनेंट्स भी है। उसके बाद क्या आता है? ये है स्मॉलर देन हरियाणा। सेकंड पॉइंट क्या है?
हमारा हरियाणा स्टेट के बारे में आप जानते होंगे, पंजाब के पास, पंजाब और हरियाणा का दोनों कॉमन कैपिटल भी है। और ये जो है स्मॉलर देन हरियाणा, हरियाणा से छोटा है। अगर उसका बॉर्डर के बारे में बात करें, आप लोग को एक पिक्चर भी दिया होगा आप लोग का बेल्जियम का, आप लोग बुक में उसका पिक्चर को देख लीजिएगा और आप लोग का अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बनेगी। उसका बॉर्डर के बारे में, जैसे हम लोग इंडिया के बॉर्डर के बारे में बात कर रहे थे, श्रीलंका है, मालदीव से इधर आपको ऊपर में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सभी हमारा नेबरिंग कंट्री है। उसी तरह ये बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? फ्रांस के साथ करता है, नेदरलैंड्स के साथ करता है, जर्मन के साथ करता है, लक्समबर्ग के साथ करता है। ऐसे 4 कंट्री के साथ में वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन? बेल्जियम। वी आर टॉकिंग अबाउट बेल्जियम। उसके बाद पॉपुलेशन अगर देखा जाए बेल्जियम का, ये 1 करोड़ है, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। इट मीन्स ये हाफ ऑफ हरियाणा। इट मीन्स क्या है? हरियाणा में 2 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है, जबकि बेल्जियम में हाफ है। सबसे पहले बताया था ये हरियाणा से छोटा है और क्या है, उसका पॉपुलेशन 1 करोड़ है, हरियाणा का आधा पॉपुलेशन। एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप लोग देख लीजिएगा, क्लास 10th में जरूर क्वेश्चन आता है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम या एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। इसके बारे में मैं पहले बेल्जियम के बारे में बताऊंगा, फिर जब श्रीलंका पढ़ाएंगे तो श्रीलंका के बारे में आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले एथनिक क्या है आप लोग को जानना चाहिए। एथनिक मीन्स a social division based on shared culture, beliefs और physical types etc. जैसे कि हम एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर रहते हैं, हम लोग का बिलीव अलग अलग है, हम लोग का कल्चर डिफरेंट वगैरह है। तो इसी तरह बेल्जियम में अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। तो उसको क्या बोला जाता है? एथनिक कंपोजिशन। क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सुनिएगा, एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम में किस तरीके का। मैं आप लोग को 2 डायग्राम बनाया हूँ। ये नंबर 1 में पूरा बेल्जियम के बारे में बताया जो कि एक कंट्री है, और नंबर 2 में ब्रुसेल्स के बारे में बताया हूँ जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। सबसे पहले आए देखते हैं कि बेल्जियम का किस प्रकार के लोग रहते थे और उसका एथनिक कंपोजिशन क्या है। 59% बेल्जियम में फ्लेमिश एरिया में, फ्लेमिश जो है बेल्जियम का एक जगह है, उस एरिया में फ्लेमिश एरिया में 59% लोग रहते थे, जो कि उन लोग क्या कौन सी भाषा बोला करते थे? दैट इज डच। उन लोग डच बोला करते थे, जैसे कि हम लोग इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी वगैरह बोलते हैं, तेलुगु, तमिल बोला करते हैं, उसी तरह उन लोग डच बोलते हैं। और ये हो गया 59%। 49% वालेनिया एरिया में रहते थे, जो कि उन लोग फ्रेंच बोला करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। और बचा हुआ 1% उन लोग जर्मनी बोला करते थे, जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे। ये था पूरा बेल्जियम का स्टैटिस्टिक एथनिक कंपोजिशन। अगर ब्रुसेल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। जैसे कि हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली है, उसी तरह ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है। उसका एथनिक कंपोजिशन क्या है? उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, जबकि पूरा बेल्जियम में 40% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोला करते थे। उसी तरह इधर 20% लोग डच बोलते थे, यानी कि एकदम उल्टा। पूरा बेल्जियम के बारे में अगर बात किया जाए, 59% लोग डच, लेकिन इधर डच का कम है, इधर फ्रेंच ज्यादा कम है, और आपका ब्रुसेल्स में क्या हो जाएगा? फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा है। तो इसमें क्या है, ये था उसका एथनिक कंपोजिशन। और बाकी किस प्रकार का हाउ बेल्जियम ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से किस तरह मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट चलता था, वो आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं वही एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका जो है वो 1948 में इंडिपेंडेंट पाता है, फॉरेन कंट्री से अपना इंडिपेंडेंट 1948 में पाता है। 1948 में पाने के बाद उधर का एथनिक कंपोजिशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये है, ये डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आप लोग समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। 74% लोग सिन्हाला बोलते थे, सिन्हाला एक लैंग्वेज में आप लोग को याद दिला दूं, और 18% लोग तमिल बोलते थे। ध्यान से सुनिएगा, 74% लोग सिन्हाला बोलते थे और 18% लोग तमिल बोला करते थे। और ये सिन्हाला जो भी है वो किस किस लोग रहते थे, कौन सी रिलीजन्स के ऊपर बिलीव करते थे?
सिन्हाला के ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट के ऊपर बिलीव करते थे, बुद्धिज्म को बिलीव करते थे और फॉलो करते थे, लेकिन और कुछ भी लोग जो कि क्रिश्चियन भी थे। उसी तरह तमिल स्पीकिंग लोगों के बारे में अगर बात कर दूं तो उसमें हिंदू थे और मुस्लिम थे और कुछ मात्रा में क्रिश्चियन थे, जो कि क्रिश्चियन दोनों साइड में थे, तमिल साइड में भी और सिन्हाला साइड में भी थे। ध्यान से सुनिएगा। और ये तमिल लोग भी टू पार्ट में डिवाइड है, यानी कि कुछ लोग श्रीलंका ओरिजिन तमिल, यानी कि उनका जन्म जो है श्रीलंका में ही हुआ है, और कुछ लोगों का इंडियन ओरिजिन जो है, जो कि प्लांटेशन के समय में उन लोग श्रीलंका चले गए थे और उधर ही बैठ गए हैं, तो उन लोग इंडियन ओरिजिन तमिल से भी बोला करते थे। उसमें क्या हुआ ना, श्रीलंका इंडिपेंडेंट बनने के बाद उसकी कंट्री में मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट्स को फॉलो करने के लिए कोशिश किया। तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मेजोरिटेरियनिज्म या मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट्स क्या है? ये एक प्रकार का ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट इज एसेट द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ज्यादा लोग जिस फॉर्म में है, हम लोग बोलते हैं ना मेजोरिटी शुड बी ग्रांटेड, तो उसी तरीका से यानी कि ज्यादा लोग जिस फॉर्म में जा रहे हैं तो उन्हीं लोगों को ज्यादा फॉलो किया जाएगा। जैसे कि सिन्हाला उन लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज कर लिया जाता है, या बुद्धिस्ट, सिन्हाला ज्यादातर बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते थे करके बुद्धिस्ट को उन लोग क्या कर लेते थे, अपने देश का रिलीजियंस डिक्लेयर कर लेते हैं। यानी कि इसी प्रकार तमिल लोगों का कुछ भी नहीं सुना जा रहा था, जबकि सिन्हाला लोगों का सब कुछ सुना जा रहा था। यानी कि एक लोगों का हावी ज्यादा रहा था, एक कैटेगरी का लोग हावी है और दूसरे कैटेगरी के लोग कमजोर पड़ गए, यानी कि मेजोरिटी ज्यादा जो बोल रहे हैं उसी के फॉर्म में जा रहे हैं, चाहे वो सच बोले, सही बोले या गलत बोले, उसका नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं देखा जाता है। तो ये हो गया मेजोरिटेरियनिज्म। इधर मैं लिख दिया हूँ, कोई भी रिलीजन्स के लोग जो बोलेंगे, मान लो संख्या में जाता है तो उन्हीं लोग का मानना होगा, तो वो मेजोरिटेरियनिज्म हो जाएगा। अगर कोई लैंग्वेज के लोग उस देश में ज्यादा है तो उनके बात को ज्यादा ही माना जाएगा। सोशल क्लासेस अगर डिफरेंसेस के लोग अगर ज्यादा है तो उन्हीं लोग का बात मान लिया जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है ना, मेजोरिटेरियनिज्म। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नीचे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखा हूँ, ये ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले ये डिब्बा को आप लोग देखिए, बॉक्स को देखिए, मैं लिखा हूँ 1980s सिविल वॉर लिखा हूँ, यानी कि श्रीलंका में 1980s के समय में एक सिविल वॉर हुआ था। ये सिविल वॉर से क्वेश्चन आता है करके क्यों हुआ था, व्हाई श्रीलंका फेसेस सिविल वॉर आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस आल्सो। इंडिपेंडेंट के ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है, या सिविल वॉर कब हुआ था श्रीलंका में, ऐसे करके आप लोग को पूछ लेता है। तो ये पॉइंट को ध्यान से आप लोग लिखिएगा ताकि आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व में हेल्प हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट में लिखा हूँ, इन 1956 an act was passed which recognized Sinhala as the official language। मैं आप लोग को मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट समझाते समय बता रहा था कि कुछ लैंग्वेज को उन लोग अपना ऑफिशियल लैंग्वेज ले लेते हैं, जैसे कि सिन्हाला को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज ले लिए और तमिल का कुछ बात नहीं है, तो वो एक्ट के माध्यम से बना लिया गया। 1956 में एक्ट पास कर लिया गया, जैसे कि आप लोग आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाता है, आप बिल कुछ बनाया जाता है असेंबली में, तो असेंबली में एक बिल पास किया जाता है, एक एक्ट पास किया जाता है 1956 में, क्या के लिए, सिन्हाला को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज लेने के लिए। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, सेकेंड पॉइंट में द गवर्नमेंट फॉलोड प्रोफेशनल पॉलिटिकल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हा ऐसे पॉलिसी अडॉप्ट किया कौन, गवर्नमेंट्स ने, जो कि सिन्हाला को ज्यादा फायदा देता हुआ। जैसे कि उन लोग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, गवर्नमेंट जॉब पाना हो, या कुछ पोजीशन हो, अगर इंक्रीमेंट हो, यानी कि प्रमोशन वगैरह हो, ऐसे कुछ चीजों में अगर होगा तो सिन्हाला लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस किया जाएगा। थर्ड थिंग अगर देखा जाएगा, स्टेट शेल बी प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। उन लोगों ने क्या करते हैं, उस देश का मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और बात ही क्या जाता था कि बुद्धिज्म जो है हमारा रिलीजियन है। जैसे हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है ना, स्टेट रिलीजन या हमारा कंट्री का कोई रिलीजियस नहीं है। इंडिया एक
सभी धर्म को ले सकता, मतलब एडप्ट कर सकता है, कोई बाध्य नहीं है किसी को। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके चलते जो तमिल लोग थे, तमिल लोगों ने बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी, छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उन लोगों ने क्या करने लगे कि सिंहला और उधर का जो गवर्नमेंट है उन लोगों के अगेंस्ट में शोर उठाना, स्ट्राइक करना, आंदोलन करना, ये सब शुरू कर दिए। जो कि ये 1980s में हुआ था और 1980s में इसका मात्रा इतने मात्रा में बढ़ गया, उसको सिविल वॉर के नाम पे जान लिया गया। आज के लिए आपको इतना है। बाद में आप लोग बेल्जियम के बारे में मैं और कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे इसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन मेरा एक मानना है, आप लोग इसको देखने के बाद लिख लीजिए और उसके बाद अगर हो सके आप लोग बुक भी पढ़िए, ताकि आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन लास्ट में यही बताऊंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। और इसी तरह शेयर वगैरह करेंगे तो सब्सक्राइब बढ़ेगा, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अच्छे से लाने के लिए कोशिश करेंगे। जय हिंद।